हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर इज द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर है ना। हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है खत्म करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज द एक्सक्रीशन एग्जैक्टली, मतलब क्या होता है एक्सक्रीशन का? व्हाट इज एक्सक्रीशन? ठीक है, तो एक्सक्रीशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ non-gaseous substance. ठीक है, it is the process of removal of the non-gaseous substance like urea, uric acid, ammonia, along with excess of water, some salts and pigment. तो this is the exact definition of the excretion. ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है देखो, थोड़ा मतलब समझते हैं। हमारे लेक्चर हम लोग बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में बनाते हैं जिससे हम सब लोगों को समझ में अच्छे से आ सके, है ना। हिंदी मीडियम वालों के भी काम में आ सकते हैं, बिकॉज आप सब जानते हो कि हमको जो टर्मिनोलॉजी है वो हमको इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत समझना पड़ता है ना, इजी रहता है। तो देखो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस सब्सटेंस। हमारी बॉडी से जो नॉन गैसियस सब्सटेंस है कौन कौन से, लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है ना। इनको जब भी बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ जाती है ये नाइट्रोजनियस वेस्ट कहलाते हैं, है ना। क्योंकि इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, एज अ एलिमेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। कब? जब इनकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, और जिसको हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी से हम एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, इन सब चीजों को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक्जेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ हमारा वाटर एज वेल एज सम पिगमेंट्स। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब हम ये क्यों करते हैं, है ना, व्हाट इज द मेन मोटिव, है ना, बिहाइंड ऑफ द एक्सक्रीशन। इसका मतलब मेन मोटिव क्या है, हम लोग इसको क्यों करते हैं। तो हम इसको इसलिए करते हैं, फॉर अ सिंगल टर्म इसका हम यूज करते हैं कॉल्ड टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमियोस्टेसिस? अ कांस्टेंट केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कांस्टेंट इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी में जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो एक समान रहे। द प्रोसेस इज कॉल्ड द होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। इसमें हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि एक समय से ज्यादा अगर हमारी बॉडी में ये रहेंगे तो हमारे टिश्यू को क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे आगे किस टाइप की हमको बीमारियां हो सकती है अगर इनकी बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने यहाँ पे तीन सब्सटेंस लिए हैं, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, अमोनिया भी है। क्या मतलब इनमें डिफरेंसेस क्या है, क्या ये सभी एक जैसे होते हैं, क्या इनका वाटर सॉल्युबिलिटी एक जैसा है, क्या इनका टॉक्सिसिटी एक जैसा है और अलग अलग है। तो हमारा मेन जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो कौन है ना, अमोनिया है, यूरिया है, फिर यूरिक एसिड है। तो इन तीनों के आधार पे कि कौन कौन से जानवर, कौन कौन से जो एनिमल्स हैं किसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसके आधार पे हमने क्या किया, हमने उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और उस कैटेगरी को हम जो प्रोसेस होती है उसको हमने प्रोसेस को नाम दे दिया। ये तीन ही आपको लेके चलने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग काय से, अमोनिया से। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अमोनिया। अब जानते हो अमोनिया, है ना। अमोनिया क्या होता है एग्जैक्टली? अमोनिया जो होता है इसका पीएच बहुत ज्यादा होता है, एंड द एनिमल व्हिच एक्सक्रीट देयर मेन या फिर चीफ नाइट्रोजनियस वेस्ट एज अमोनिया, द एनिमल्स are called ammoniotalic and the process is called ammonotalism. जो एनिमल्स अमोनिया को अपना चीफ नाइट्रोजनियस वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटैलिज्म। क्लियर है? ये क्या बोलते हैं प्रोसेस को? अमोनोटैलिज्म। ठीक
इसमें ये किस चीज को एक्सक्रीट करते हैं, ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया जो होती है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, इसका टॉक्सिसिटी जो होता है मैक्सिमम, ठीक है, इसका टॉक्सिसिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है ना। एज वेल एज इसका जो बोल सकते हैं हम सॉल्युबिलिटी वाटर में, इसके वाटर में घुलने की जो क्षमता है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम, है ना। और इसकी वजह से इसको निकालने में हमको बहुत ज्यादा पानी की मात्रा चाहिए रहती है। मतलब अगर अपनी बॉडी में केवल 1 ग्राम अमोनिया बनता है तो उस 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, फॉर रिमूवल ऑफ ओनली 1 ग्राम अमोनिया, इट विल रिक्वायर अबाउट 300 to 500 ml ऑफ वाटर, ठीक है। लगभग कितना 300 से 500 ml पानी की जरूरत इसको लग जाएगी। और सपोज करो अगर गलती से हमारी बॉडी में कितना 80-90 ग्राम अमोनिया बन जाए, सोचो कितना पानी लगेगा। तो क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही से क्वेश्चन आता है कि उनको कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन से ऐसे एनिमल है जो अमोनिया को बाहर निकालने की क्षमता उनके अंदर है। तो सिंपल सी बात है, इनके पास बहुत ज्यादा पानी हो। वो पानी किसके पास होगा, जो पानी में ही रहते हो। तो कौन से हमारे पास एग्जांपल्स में कौन से जानवर आते हैं, अमोनोटैलिक जो जानवर होते हैं वो मैक्सिमम कौन से होते हैं, एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक फिश है ना, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक फिश। एक्वाटिक फिश में नाम ध्यान रखना, कौन सी फिश, मैक्सिमम बोनी फिश, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। बोनी फिश आर अमोनोटैलिक, कौन से फिश, बोनी फिश आर अमोनोटैलिक। और कौन कौन से होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, सिलेंड्रेट्स होते हैं, काइनोडर्म्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, ये सब भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये सब भी किसको एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया को। बट इनका एक्सक्रीशन का जो मोड है वो थोड़ा अलग है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स, ये कहां से निकालते हैं अमोनिया को, थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। इनका एक्सक्रीशन कहां से होता है, बॉडी सरफेस से होता है। और फिश जो होता है इनका कहां से होता है, इनका होता है गिल्स, थ्रू गिल्स, ठीक है। और ये अमोनिया जब गिल्स से थ्रू बाहर निकलता है तो काय के रूप में बाहर निकलता है, कौन सी फॉर्म में बाहर निकलता है, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन। तो फिशेस जो होती है थ्रू गिल्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन दे एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक बिकॉज ऑफ इट्स हाई पीएच, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल जाएंगे किसके, आपके एक्वाटिक एम्फीबियंस हो जाएगा, जैसे कि आपका टेडपोल होता है वो हो जाएंगे, है ना। ये सारे एग्जांपल्स आपके कौन के हो जाएंगे, अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स। सेकंड नंबर पर आपको आता है यूरिया, ठीक है। द एनिमल व्हिच एक्सक्रीट यूरिया एज देयर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट they are called ureotelic and the process is called ureotelism, ठीक है। बहुत इजी है ना। जो एनिमल एज ए यूरिया चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग यूरियोटैलिक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। यूरिया जो होता है, देखो जनरली इसमें ह्यूमंस आते हैं, सारे के सारे मैमल्स जो होते हैं इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यूरिया की खास बात क्या है कि यूरिया जो होता है इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है ना। और इसका सॉल्युबिलिटी भी जो है वो लगभग मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेजरली सॉल्युबल भी नहीं है और बिल्कुल इनसॉल्युबल भी नहीं है, ठीक है। कितना है ये, अगर हमारे पास सपोज 1 ग्राम यूरिया बनता है तो लगभग हमको कितना 50 ml वाटर चाहिए यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। यूरिया जो होता है हमारे बॉडी के अंदर लीवर सेल्स में फॉर्मेशन होता है। इसका लीवर सेल में कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है इन लीवर, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑर्निथिन ऑर्जिनिन साइकिल, ठीक है। एग्जैक्टली लीवर में भी कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। सेल के कौन सा पार्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इन लीवर में होता है। लीवर में क्या नाम है साइकिल का, जो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस साइकिल के थ्रू होता है, उस साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन ऑर्जिनिन साइकिल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस प्रकार से काम होता है यूरिया जो होता है उसको हम बॉडी से किस तरीके से बाहर निकालते हैं। तो देखो इन केस ऑफ द अमोनोटैलिज्म, इन केस ऑफ द अमोनिया, किडनी जो होता है हमारे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, एक मेन ऑर्गन होता है, एक चीफ ऑर्गन होता है। तो अमोनोटैलिक में उसका कोई इतनी खास आवश्यकता नहीं होती है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इन केस ऑफ यूरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। द नेम ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड किडनी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, है ना। हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है,
किडनी, इसके थ्रू हम लोग उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। बहुत कम अमाउंट में हम लोग यूरिया को सस्टेन भी करते हैं हमारे ब्लड और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको हाइपरटोनिक बनाने के लिए। ये मैंने एक मजाक में एक स्टेटमेंट बोल दिया है, एनसीईआरटी का भी स्टेटमेंट है, और ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेट है। कि क्या है, देखो समझते हैं हम लोग कि इन केस ऑफ यूरियोटैलिक एनिमल लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया है ना इज सस्टेन इन योर बॉडी टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड एज वेल एज द बॉडी फ्लूइड। हमारे ब्लड और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में यूरिया को हम लोग क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। मतलब इसको हम पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालते, मतलब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक वेस्ट को हम पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालते, पार्शियली बाहर निकालते हैं। कुछ को हम पूरा निकाल देते, कुछ को हम कम मात्रा में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शायद तक हो सकता है कि उसकी कुछ मात्रा हम बॉडी में रिटेन करके हमारा कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर ले, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इन अ काउंटर करंट मैकेनिज्म कि हम क्यों जरा सी मात्रा में यूरिया को हमारी बॉडी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूरिया। यूरिया जो होता है इसको इस तरह से बॉडी से बाहर निकालते हैं। लगभग एनसीईआरटी का लाइन है, नोट कर लेना, ऑलमोस्ट लगभग 20 to 25 ग्राम यूरिया जो होता है ह्यूमन बॉडी में डेली का बनता है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें एनिमल्स आते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ यूरियोटैलिक एनिमल्स आर मैमल्स, है ना, ऑल द मैमल्स, सम सेमी एक्वाटिक फिश। इसमें कौन सी फिश आती है, कार्टिलेजिनियस फिश, इसको हम एक और नाम से जानते हैं इलास्मो ब्रांच, इलास्मो क्या बोलते हैं, कौन सी फिश आती है इसमें पता है, शार्क, रे फिश, है ना, ये सब आती है ना, शार्क, रे फिश। और कौन आते हैं, सम सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, है ना, और क्या आते हैं, सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स लाइक टर्टल्स, लाइक एलिगेटर, टर्टल्स, है ना। लाइक फ्रॉग, है ना, सेमी एक्वाटिक एम्फीबियन हो जाएगा फ्रॉग, और रेप्टाइल्स हो जाएंगे सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स लाइक टर्टल, एलिगेटर, है ना। डेजर्ट एनिमल लाइक कंगारू, है ना, रेड कंगारू, वो भी क्या होता है आपका। ठीक है, ये सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग पास इतना सारा पानी नहीं है ना, हम लोग पानी के कंजर्वेशन की वजह से हमारी बॉडी में ये सिस्टम हमने क्या किया, जनरेट किया। द थर्ड कैटेगरी इज यूरिकोटैलिक, क्योंकि उनका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिक एसिड। ठीक है, उसको समझते हैं हम अब। हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग नया पार्ट हमारा स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी या फिर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम मैंने कहा था कि वर्टिब्रेट्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसका मेन काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का, एंड द नेम ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड किडनी। समटाइम इसको हम रीनल वर्ड से भी क्या करते हैं, उसको हम लोग या पढ़ते हैं रीनल वर्ड के नाम से भी। तो रीनल वर्ड जो है किसके रिगार्डिंग होता है, किडनी के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस दे आर वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, राइट एंड द लेफ्ट। ठीक है, किडनी जो होती है बीन शेप की होती है, थोड़ा सा फ्लैटन सरफेस होता है इसका, है ना, बीन शेप की होती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके बारे में, किडनी के बारे में क्या होता है किडनी। इट इज सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ये वर्ड याद रखना है आपको। किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। What is this retroperitoneal? भी आते हैं इस पे हम, है ना। In case of humans, the kidney is metanephric. तीन टाइप की किडनी होती है, प्रोटोनेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रिक होती है, मेसोनेफ्रिक होती है। जो बॉडी फ्लूइड से बाहर निकालती है उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक, जो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड दोनों से मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं मेसोनेफ्रिक, और जो सिर्फ ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ किडनी? तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है इसका इज अबाउट T12 टू L1 L2, है ना। T12 क्या है, थोरैसिक रीजन कि सबसे लास्ट वाली थोरैसिक वर्टिब्रा, और L1 एंड L2। अब समटाइम्स कुछ पूछते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम, तो उसको थोरैसिक रीजन में डालने की लंबर में, तो लंबर में डालना। ठीक है, किस रीजन में पाई जाती है किडनी, इन लंबर रीजन। ठीक है, ये इसका लोकेशन हो जाएगा इसका किडनी का।
व्हाट इज द इसका लेंथ विड्थ एंड डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, कितने 5 से 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ हो जाएगा और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ विड्थ एंड डायमीटर। वेट कितना हो जाएगा, लगभग 150 टू 120 है ना। एनसीईआरटी में जो भी डिटेल्स है ना उसी को याद करने का है, इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ रेट्रोपेरिटोनियल मतलब क्या होता है, देखो समझ लो। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी देखो बहुत बढ़िया पैकेजिंग है। आप जब एमबीबीएस करोगे, जब वाकई में आप एनाटॉमी देखोगे बॉडी का, तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत बढ़िया पैकेजिंग है। ये एब्डोमिनल कैविटी इतने अच्छे से पैक है, थोरेसिक कैविटी इतने अच्छे से पैक है, ये जो हम पढ़ते थे प्लूरल मेम्ब्रेन, ये इतनी बढ़िया पैकेजिंग होती है कि कहीं से भी कोई भी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाता। इवन इसकी वजह से कंपार्टमेंट मॉडलिंग पॉसिबल हुआ है। वाकई में पूरी बॉडी कंपार्टमेंट टाइप ही बटी हुई है ना। हम पूरे ह्यूमन बॉडी को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया पैकेजिंग है। तो वैसे एब्डोमिनल पैकेजिंग जो होती है, यहाँ पे आसपास एक पूरी मेम्ब्रेन होती है। द नेम ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब जो जो ऑर्गन्स उस मेम्ब्रेन के हिसाब से आप एडजस्ट करते जाओ। अब कोई मान लो अगर ऑर्गन उस मेम्ब्रेन के नीचे है तो उसको बोल देंगे सब पेरिटोनियल ऑर्गन, कोई ऑर्गन उसके अंदर है तो बोल देंगे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, और कोई ऑर्गन उसके पीछे है तो ये किडनी यहाँ पीछे होती है तो हमने उसको बोल दिया रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। क्लियर है। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ऑर्गनों को एडजस्ट करके उन ऑर्गनों का नाम रख दिया। जैसे गॉनेट्स जो होते हैं, गॉनेट्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये कहां पे होते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के नीचे, तो दे आर कॉल्ड सब पेरिटोनियल ऑर्गन। और किडनी क्या होती है इसके पीछे, तो दे आर कॉल्ड रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किडनी के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बीन शेप होता है। एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूं, है ना। बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हो जाएगी आपकी राइट किडनी और ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही एग्जैक्टली होता भी ऐसे ही है ना। राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे की ओर दबी हुई रहती है, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट लीवर होता है जो उसको थोड़ा सा पुश करता है। तो ये ना इट इज असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, है ना। So, जो किडनी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इट इज असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिकॉज़ राइट किडनी ये थोड़ी सी नीचे की साइड है इसके कंपेयर में लेफ्ट किडनी के, है ना। दिस वन इज राइट किडनी, दिस वन इज लेफ्ट। क्लियर है। ये हो जाएगी आपकी किडनी, है ना। इनसे निकलती है आपकी renal arteries, है ना, renal veins, रिनल आर्टरी हो जाएगी, रिनल वेन्स हो जाएगी। यहाँ से जस्ट किडनी से जो यूरिन को लेके आने के लिए स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर। ठीक है, नाम हम डाल देंगे, फिर सबके नाम डालते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। किडनी, है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी किडनी। ठीक है, किडनी जो होती है इसके आसपास एक फाइब्रस फैटी लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल या फिर रीनल फैसिया, है ना। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। सुप्रा मतलब सुपीरियर है ना इसके, इसकी वजह से इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। द नेम ऑफ ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। जितनी किडनी उतनी ग्लैंड, किडनी कितनी दो तो ग्लैंड कितनी दो। क्या निकलती है इससे, आर्टरीज एंड वेन्स निकलती है। तो दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, ये क्या कहलाएगा, रीनल वेन। रीनल वर्ड हम किडनी के लिए करते हैं यूज। ठीक है, दोनों किडनी से क्या निकलता है, एक स्ट्रक्चर निकलता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। अब देखो ये सब एंट्रेंस दिख रहा है किडनी का। तो जो कॉन्केविटी होती है किडनी की, यहां से इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये जो कॉन्केविटी है किडनी की, दिस कॉन्केविटी इज कॉल्ड हाइलस। दिस कॉन्केविटी इज कॉल्ड हाइलस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। यहाँ पे ये यूरेटर जाके ओपन होता है किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर।
है ना, एक वैसे स्ट्रक्चर ओपन होते हैं, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ऐसे देखो एक चीज देखना, इसकी ओपनिंग जो यहीं पे ओपन नहीं होती है, अंदर जाती है, एंगुलर ओपनिंग है, अंदर आए, है ना, वही ओपन है, ठीक है। यूरेटर जो होते हैं किडनी में बाहर से ऐसे मतलब पाइप ओपन नहीं होते, अंदर जाके इसकी ओपनिंग होती है। उसका फायदा क्या होता है कि अगर मान लो ये पाइप ऐसे है, इस टाइप से ऐड है, ठीक है, अगर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली पाइप क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स फ्लो क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। And their opening is called urethra. Okay, this is the human excretory system.